पीपल पार्टिसिपेशन। तो आज बात करते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान समाज के डिफरेंट ग्रुप्स ने कैसे पार्टिसिपेट किया। सो एज यू नो दैट डिफरेंट सोशल ग्रुप हैव देयर ओन परसेप्शन ऑफ द नेशनलिज्म। हर किसी की एक अपनी सोच थी नेशनलिज्म को लेकर। जैसे भारत की आज़ादी की लड़ाई में आपने देखा था, समाज के डिफरेंट क्लासेस जो थे वो पार्टिसिपेट कर रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ इस लड़ाई में, लेकिन सबका टारगेट जो था वो उनके इंडिविजुअल गोल से जुड़ा था। उनका पर्सनल इशू इसके साथ अटैच था, बजाय एक कंबाइन गोल के सबके यहाँ पर इंडिविजुअल टारगेट्स थे। तो उसी के तौर पर उन्होंने आज़ादी की इस लड़ाई में भाग लिया। और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि समाज की वो कौन से वर्ग थे, वो कौन सी क्लासेस थी जिन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेशन किया था एक्टिवली या फिर नॉट एक्टिवली। तो वो देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले बात करते हैं फार्मर्स की। तो इंडिया जो है एक कृषि प्रधान देश है। इंडिया इज़ अ फार्मर कंट्री कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको पता है किसानों की हालत शुरू से ही काफ़ी लो रही है, चाहे वो ज़मींदारी सिस्टम रहा हो, चाहे वो अंग्रेजी सरकार रही हो। दोनों ने मिलकर किसानों की जो हालत है उसको बिल्कुल नीचे गिरा दिया था। तो किसानों ने आज़ादी की इस लड़ाई में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। उनका टारगेट क्या था यहाँ पर? फॉर द फार्मर द फाइट फॉर स्वराज वॉज अ स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। किसानों के लिए स्वराज की लड़ाई जो थी वो लड़ाई थी हाई रेवेन्यूज़ के खिलाफ। जो टैक्स वो पे करते थे अपनी फसल के लिए, अपनी खेती करने के लिए, उसके लिए उन्होंने स्वराज की इस लड़ाई में हिस्सा लिया। उनका टारगेट था कि रेवेन्यूज़ को कम किया जाए, ज़मींदारी सिस्टम को हटाया जाए, रेंट्स ना लिए जाए, उनको उनकी ज़मीन का मालिकाना हक मिले, और भी बहुत सारी उनकी परेशानियां थी जिससे वो छुटकारा पाना चाहते थे। तो किसानों के लिए स्वराज का मतलब था एग्जेम्पशन ऑफ रेवेन्यूज, हाई रेंट्स, टैक्सेस। When the government called off in 1931 without the revenue rates being revised, the farmers were highly disappointed। और जब महात्मा गांधी ने 1931 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस लिया बिना किसानों की मांग को पूरा करवाए, जो उनकी मांग थी रेवेन्यू रेट्स को कम किया जाए, वो नहीं हो पाया, तो वो इससे काफ़ी निराश हुए। Many of them refused to participate when the movement was relaunched in 1932। और जब ये 1932 में दोबारा स्टार्ट किया गया तो किसानों ने इससे दूरी बना ली। The small tenants just wanted the unpaid rent to the landlord to be remitted। और जो छोटे मोटे किसान थे जो रेंट पे करते थे ज़मीन पर खेती करने के लिए अपने लैंडलॉर्ड को, ज़मींदार को, वो यहाँ पर उस रेंट से छुटकारा पाना चाहते थे जो उन्होंने दिया नहीं था। They often joined the radical movement which were led by socialist and communist। तो ये छोटे छोटे किसान यहाँ पर रेडिकल मूवमेंट यानी एक ऐसा मूवमेंट ज्वाइन करते थे जिसमें एक्स वायलेंस की जाती थी, जिसे सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइज करते थे। तो सोशलिज्म यहाँ पर रशिया के तर्ज पर आना चाहता था। रशिया में आपने जैसे देखा था कि किसानों ने अपने फ्यूडल्स को, अपने फ्यूड्स को रेडिकली, वायलेंटली उनसे छुटकारा पाने की कोशिश की थी। वैसे ही भारत के किसान भी चाहते थे कि वो किसी भी तरह क्रांतिकारी या वायलेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू इन ज़मींदारों को भगा दे, मार दे। तो इस तरह से छोटे मोटे किसान इस मूवमेंट में हिस्सा ले रहे थे अपने पर्सनल इश्यूज़ को लेकर। Congress did not want to alienate the rich landlord and hence the relationship between the poor peasant and the Congress was uncertain। और यहाँ पर कांग्रेस जो थी वो भी जमींदारों की बात सुनती थी, क्योंकि इसके जितने भी मेंबर्स थे, जो भी टॉप पोस्ट पे थे कांग्रेस की, वो ज़्यादातर रिच लैंडलॉर्ड्स में से थे। और गरीब किसानों के साथ खड़े होने का मतलब था इन जमींदारों को नाराज करना। तो कांग्रेस अपने इन जमींदारों को नाराज नहीं करना चाहती थी। तो इस वजह से कांग्रेस ने गरीब किसानों से, छोटे किसानों से दूरी बनाए रखी। बिजनेसमैन। अब दूसरा जो समाज का वर्ग था, जो सेकंड क्लास थी सोसाइटी की, वो थी बिजनेसमैन। बिजनेसमैन यहाँ पर अपने
पर्सनल इश्यूज को लेकर शामिल हुए। उनके इश्यूज क्या थे? द इंडियन मर्चेंट एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट कुड ग्रो देयर बिजनेस ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भारत के बिजनेसमैन ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपने बिजनेस को काफ़ी बढ़ाया था, क्योंकि जो सामान इंग्लैंड से भारत आता था उसकी सप्लाई रुक गई थी, और भारत की मार्केट में जो सप्लाई थी वो भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट पूरी कर रहे थे। तो इससे उनके बिजनेस को काफ़ी बढ़ने में मदद मिली, तो वो काफ़ी खुश थे। दे वर अगेंस्ट द कॉलोनियल पॉलिसीज विच रिस्ट्रिक्टेड देयर बिजनेस एक्टिविटीज। लेकिन जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, इंग्लैंड से दोबारा सामान आना शुरू हुआ, तो उनकी यहाँ पर जो बिजनेस एक्टिविटीज थी उन पर रोक लगानी शुरू कर दी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, क्योंकि ब्रिटिश चाहते थे उनके देश का सामान भारत में बिके। तो ये उससे नाराज थे, ये नहीं चाहते थे कि भाई इनके बिजनेस करने के तरीके पर, इनके बिजनेस पर किसी भी तरह की कोई आँच आए। तो ये इस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए जब बात इनके बिजनेस पर आई। दे वॉन्टेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट्स एंड रुपी स्टर्लिंग फॉर एन एक्सचेंज रेशियो विच वुड डिस्करेज इम्पोर्ट। तो ये यहाँ पर चाहते थे कि भाई ब्रिटेन या दूसरे देशों से अब भारत आने वाला सामान जो है उस पर टैक्स लगा दिया जाए, वो यहाँ पर ज़्यादा ना आए, और पैसा जो है वो फॉरेन एक्सचेंज में ट्रेड किया जाए, जैसे आज किया जाता है पैसा और डॉलर। तो डॉलर और पैसा ऐसे है जैसे ऐसी ही स्ट्रगलिंग और रुपी, इसका यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज में एक दाम, एक प्राइस तय किया जाए जिससे इंपोर्ट कम से कम हो। The Indian Industrial and Commercial Congress was formed in 1920 and the Federation of the Indian Chamber of Commerce and Industries was formed in 1927। तो इस तरह से अपने इन इश्यूज को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए भारत के बिजनेसमैन्स ने यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, जिसे कहा गया फिक्की एंड आईसीआईसीआई, इंडियन इंडस्ट्रियल कमर्शियल कांग्रेस। तो ये ऐसे दो ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई जिनका टारगेट था बिजनेस एक्टिविटीज़ को फ्लरिश करवाना, अच्छी तरीके से फलना फूलना, किसी तरह से इन पर कोई रुकावट ना आने पाए, इस बात का ध्यान रखना। फॉर द बिजनेसमैन स्वराज मेंट एंड टू ऑप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज। तो बिजनेसमैन के लिए स्वराज का मतलब था कॉलोनियल पॉलिसीज की जो ये दमनकारी नीति है, ओप्रेसिव सिस्टम है जो ये, इसको ख़त्म किया जाए, उनके बिजनेस को इंडिपेंडेंटली ग्रो करने दिया जाए। दे वर अप्रीहेंसिव ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज एंड ऑफ ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म अमंग द यंगर मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस। तो वो यहाँ पर जो मिलिटेंट एक्टिविटीज़ थी, जो सोशलिज्म का प्रभाव बढ़ता जा रहा था, उसके वो खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर किसी भी तरह से सोशलिज्म या फिर मिलिटेंट एक्टिविटीज़ आ पाए, और उनके जो ये लोअर क्लास वर्कर्स हैं वो किसी तरह से पावरफुल बन पाए। तो इस वजह से वो कांग्रेस के साथ थे और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। इंडस्ट्रियल वर्कर, अब बात करते हैं इंडस्ट्रीज के वर्कर की। तो आपने किसानों को देखा, बिजनेसमैन को देखा, अब बिजनेस जो इंडस्ट्रीज थी उसमें जो काम करने वाला वर्कर था वो आंदोलन में, मूवमेंट में क्यों शामिल हुआ था? द इंडस्ट्रियल वर्कर शोड ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इंडस्ट्रियल वर्कर ने यहाँ पर सीडीएम को इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं किया। Since industrialists were closer to the Congress, workers kept a distance from the movement। तो आपको पता है कांग्रेस में ज़्यादातर पोस्ट जो थी, ज़्यादातर जो टॉप ऑर्गेनाइजेशन लीडर्स थे वो या तो बिजनेसमैन थे या फिर वो लैंडलॉर्ड्स थे। तो यहाँ पर गरीब जो मजदूर था उसको पता था कि भाई उसका मालिक कांग्रेस का मेंबर है, कांग्रेस की अच्छी पोस्ट पे है, तो यहाँ पर कांग्रेस उसकी बात नहीं सुनेगी, वो उसके मालिक का ही ध्यान रखेगी। तो कांग्रेस ने जैसे लैंडलॉर्ड को सपोर्ट किया था, ऐसे ही कांग्रेस ने इन बिजनेसमैन को सपोर्ट किया, जिसकी वजह से वर्कर्स भी कांग्रेस से दूर हो गए। बट some workers selectively participated in the movement। Congress did not want to alienate the industrialist and hence preferred to keep the workers' demands at bay। तो इस तरह से कांग्रेस ने वर्कर से भी दूरी बनाए रखी। हालांकि वर्कर्स के अपने छोटे मोटे मूवमेंट चलते रहते थे, उनकी हड़ताल, उनकी स्ट्राइक्स वगैरह ये चलती रहती थी, लेकिन कभी भी वो एक्टिवली इस बड़े लेवल पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का हिस्सा नहीं बन पाए।
विमेन पार्टिसिपेशन। अब बात करते हैं औरतों की। तो औरतों ने सिविल डिसोबीडियंस में काफ़ी हैविली पार्टिसिपेट किया था। ये बात सबसे इसको अलग बनाती है मूवमेंट को। नॉन कोऑपरेशन में और सिविल डिसोबीडियंस में ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है कि यहाँ पर विमेन ने काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। Women also participated in the civil disobedience movement in large number. However, most of the women were from high caste families in the urban areas and from rich peasant households in the rural areas. तो लेकिन जो women थी जिन्होंने इसमें participate किया था वो ज़्यादातर बड़े घरों की औरतें थी. But for a long time, the Congress was reluctant to give any position of authority to women within the organization. लेकिन इनके एक्टिव पार्टिसिपेशन के बाद भी कांग्रेस ने किसी भी विमेन को एक अच्छी पोस्ट नहीं दी थी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, और ना ही उनको पावर दी गई थी। विमेन्स को साइड में ही रखा गया था। द कांग्रेस वॉज जस्ट कीन ऑन द सिंबलिक प्रेजेंस ऑफ विमेन। तो वो ये चाहती थी सिर्फ विमेन पार्टिसिपेट करें, विमेन यहाँ पर एक पोस्ट ना ले, कोई जो पावरफुल है ऑर्गेनाइजेशंस में पोस्ट वो विमेंस के हाथ में ना रहे, वहाँ पे सिर्फ मैन ही बैठे। क्योंकि महात्मा गांधी का भी यही सोचना था कि विमेंस का जो टारगेट है, विमेंस का जो गोल है, वो सिर्फ घर परिवार तक ही लिमिटेड है। विमेंस को घर परिवार से बाहर निकलकर पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। तो कांग्रेस का भी यही मानना था। इस वजह से विमेंस कांग्रेस में इतनी ज़्यादा पावरफुल पोजीशंस पे नहीं थी। So these were the classes which participated in civil disobedience movement with their own goal. In next we will talk about some other social classes.